बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 95 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 96 मुलाहिजा फरमाएं। ठीक है, उस वक्त तक शायद मैं हाजी के बारे में तुम्हें कोई और भी इतला दे लूंगा, उस्मान बोला। ओके, 7 बजे के बाद मेरे फोन का इंतजार करना, शारिक ने कहते हुए रिसीवर रख दिया। वो लाउंज से उठकर कमरे में आ गया, समीना वगैरह को सूरत से आगाह किया और फिर बरामदे में आकर मरियम के पास बैठ गया और उसे बातें करने लगा। बाहर का मौसम वाकई बहुत अच्छा था, आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। कुछ देर बाद समीना वगैरह भी वहीं आ गई। 9 लखे को भी बुला लो, वो भी ठंडी हवा का लुत्फ उठाएगा, शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। समीना अंदर जाकर 9 लखे को ले आई। वो अब पहले से काफी बेहतर था और थोड़ा बहुत चल फिर लेता था। वो लोग दोपहर तक बरामदे में बैठे रहे। इसी दौरान समीना और रजिया खाने वगैरह का इंतजाम करती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद वो सब लोग लाउंज ही में कालीन पर बैठ गए और ताश खेलने लगे। मरियम अपने कमरे में चली गई थी। वो लोग शाम तक ताश खेलते रहे। वक्त गुजारने के लिए इससे बेहतर और कोई मशगला नहीं हो सकता था। 7:30 बजे शारिक ने इंस्पेक्टर उस्मान को फोन किया। कॉल उस्मान ने ही रिसीव की थी। हाँ, क्या रिपोर्ट है उस्मान? शारिक ने उसकी आवाज सुनते ही पूछा। पुलिस को वो फोन नंबर कदीर के डेरे पर टेलीफोन के करीब दीवार पर लिखा हुआ मिला था। उस नंबर के साथ SS लिखा हुआ था। पुलिस ने महज शुबे की बिना पर उस नंबर के बारे में तहकीक की, जिससे उस कोठी का पता चला था। अगर कोठी को आग ना लगती तो रात के पिछले पहर पुलिस तुम लोगों को धर लेती। और कोई सुराग मिला? शारिक ने पूछा। नहीं, उस्मान ने जवाब दिया। कदीर के सामान से ऐसे शवाहिद तो मिले हैं जिनसे यह साबित होता है कि वो तुम्हारे लिए काम करता था, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे तुम्हारा सुराग लगाया जा सके। और हमारी मौत वाली खबर? शारिक ने पूछा। इस सिलसिले में अभी कंफ्यूजन है, उस्मान ने जवाब दिया। निचली सतह पर यही तासर दिया गया है कि तुम दोनों कोठी में जलकर खत्म हो चुके हो। इस खबर से पुलिस पर अवामी एहतजाज का दबाव भी कम हुआ है, लेकिन आला सतह पर नायत खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं, जिनमें यह जायजा लिया जा रहा है कि वो लाशें वाकई तुम दोनों की थी या वो तुम्हारे कोई और साथी थे। इसका मतलब है कि पुलिस के आला हुक्काम मुतमईन नहीं है, शारिक बोला। हाँ, यही समझ लो, उस्मान ने कहा। वैसे सड़कों पर पहले की तरह चेकिंग बंद कर दी गई है, अलबत्ता बाद मुकामात की खुफिया निगरानी हो रही है। हर अहम मोड़ और चौक पर सादा लिबास वाले मौजूद हैं। और हाजी के बारे में क्या कहना चाहते थे? शारिक ने पूछा। आज रात पिशावर से हाजी के माल की खेप आ रही है, उस्मान ने बताया। उस खेप में करोड़ों रुपए मालिद की हीरोइन और असला शामिल है। ये हाजी के बागबानपुरा वाले गोदाम में उतारा जाएगा। मैं आज रात उस गोदाम का पता भी मालूम कर लूंगा। उसकी जरूरत नहीं, शारिक बोला। मैं हाजी के तमाम गोदामों के बारे में जान चुका हूँ। बहरहाल, इतलात का शुक्रिया। इसने फोन बंद कर दिया और अपने साथियों को इंस्पेक्टर उस्मान से होने वाली गुफ्तगू के बारे में आगाह करने लगा। हाजी की सजा पूरी नहीं हुई, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मेरी माँ और बहन की तौहीन की थी, मैं उसे आसानी से तो नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब है फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। रजिया ने उसे घूरा। अब ऐसी कोई बात नहीं होगी, शारिक बोला। मेरा ख्याल है अब जो कुछ भी करना होगा मैं अकेला ही करूंगा, किसी और को मेरे साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। तुम अकेले जा सकते हो? समीना ने उसे घूरा। यानी मेरे बगैर? आज मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है, शारिक ने जवाब दिया। कल का प्रोग्राम है, कल आएगा तो देखा जाएगा। समीना ने बहस करना बेकार समझा और उठकर रजिया के साथ घर के कामों में मसरूफ हो गई। रात का खाना खाने के बाद वो फिर लाउंज में बैठे ताश खेलते रहे। दूसरे दिन सुबह 10 बजे के करीब शारिक कोठी से निकला तो उसके जिस्म पर मैला सा लिबास था। सर पर पगड़ी की तरह कपड़ा लिपटा हुआ था और शेव भी 2 दिन का बढ़ा हुआ था। उसका रुख बस स्टॉप की तरफ था। बस स्टॉप पर सड़क के किनारे जामन का एक बहुत बड़ा दरख्त था। कुछ लोग बस के इंतजार में दरख्त के नीचे खड़े थे। उनमें 2 औरतें थीं जिनके साथ बच्चे भी थे। 3-4 आदमी थे। शारिक ने सरसरी सी नजरों से उनकी तरफ देखा और उनसे कुछ फासले पर खड़ा हो गया और बार बार उस तरफ देखने लगा जिस तरफ से बस आने वाली थी। तकरीबन 5 मिनट बाद रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली बस आती हुई दिखाई दी। लोग सड़क के किनारे पर आ गए। उनमें से एक आदमी छोटे छोटे कदम उठाता हुआ शारिक के करीब आ गया। लोग बस पर सवार होने लगे। शारिक भी आगे बढ़ा, लेकिन अचानक ही एक हल्की सी गुर्राहट उसकी समां से टकराई। तुम बस पर सवार नहीं होगे, अपनी जगह पर खड़े रहो, शारिक। शारिक उछल पड़ा। उसने अपने करीब खड़े हुए शख्स की तरफ देखा। वो शख्स उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसी लम्हे शारिक को अपने पहलू में कोई चीज चुभती हुई महसूस हुई। मेरे हाथ में पिस्तौल है, वो शख्स एक बार फिर हुर्राया। अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो बेदरी गोली चला दूंगा। शारिक के मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। वो बस की तरफ देखने लगा। स्टॉप पर खड़े हुए लोग बस में बैठ चुके थे और बस वहां से दूर होती जा रही थी। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? शारिक ने गर्दन घुमाकर उस शख्स की तरफ देखा। वो दराज कामत और कदरे भारी भरकम आदमी था। उसका शेव भी बढ़ा हुआ था, लेकिन दाईं तरफ रुखसार पर जख्म का तकरीबन 1 इंच लंबा निशान नजर आ रहा था। उसने सुरमई रंग की पतलून और सफेद बुश शर्ट पहन रखी थी। उसके कपड़े खासे मैले थे
और गालिबन कई रोज से उसके जिस्म से जुदा नहीं हुए थे। उसने दायां हाथ शारिक के पहलू से लगा रखा था। शारिक पिस्तौल की नाल की हल्की सी चुभन साफ महसूस कर रहा था। पिस्तौल छुपाने के लिए उस शख्स ने हाथ पर नीले चेक वाला रुमाल डाल रखा था। थोड़ी देर पहले जब शारिक ने सरसरी अंदाज में उसकी तरफ देखा था तो ये रुमाल उसके कंधे पर पड़ा हुआ था। शारिक बाबू, वो शख्स उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम्हारे चाहने वालों की शहर में कमी तो नहीं है ना? ये अलग बात है कि चाहने का अंदाज हर शख्स का अपना अपना है। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, शारिक ने पुरसुकून लहजे में कहा। मेरा नाम शारिक नहीं अब्दुल रऊफ है। मैं 2-3 दिन पहले खारिगी से आया हूँ। मेरे 3-4 रिश्तेदारों के अलावा यहाँ मुझे और कोई नहीं जानता। मैं तो मजदूरी की तलाश में यहाँ आया हुआ हूँ, दोस्तियां पालने नहीं। और तुम अपना ये हाथ पीछे हटा लो। मैं जानता हूँ तुम्हारी साथ में पिस्तौल है जो तुमने कपड़े में छुपा रखा है। मुझे ये भी मालूम है तुम इस तरह मुझे लूटना चाहते हो, लेकिन मेरे पास 40 रुपए से ज्यादा रकम नहीं है। सिर्फ 40-50 रुपए की नहीं, मैं तो 50 लाख की सोच रहा हूँ, उस शख्स ने कहा। और अगर तुम्हारी वो चीज मिल जाए, क्या नाम है उसका, हाँ समीना, तो ये रकम दुगनी हो सकती है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, वैसे बड़ा हौसला है भाई तुम में शारिक भाऊ। पूरे शहर की पुलिस तुम्हें तलाश कर रही है। हाजी के आदमी अलग तुम्हें शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, और तुम हो किस तरह आजादी से घूम फिर रहे हो जैसे कोई बात ही ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी मौत की खबर अखबारों में छपने के बाद तुम ये समझ रहे हो कि लोग तुम्हारा चेहरा ही भूल गए हैं, लेकिन ताड़ने वाले क़यामत की नजर रखते हैं। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? शारिक ने कहते हुए इधर उधर देखा। बस स्टॉप पर एक बूढ़ा आदमी और 2 औरतें आ गई थी जो उनसे चंद कदम दूर खड़ी थी। अभी मैं शोर मचा दूं कि तुम शारिक हो जिसने शहर में तबाही बचा रखी है, तो यहाँ सैकड़ों आदमी जमा हो जाएंगे और हर शख्स तुम्हें पहचान लेगा और लोग तुम्हारी बोटियां नोच लेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तो तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूँ, क्योंकि कीमत सिर्फ तुम्हारे जिंदा होने की है। मरने के बाद तो तुम एक टेडी पैसे के भी नहीं रहोगे। शारिक दिल ही दिल में पीछो ताब खा रहा था, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पा रखा था। और ये हकीकत थी कि उसने उस शख्स को पहचान लिया था। वो माजे गुज्जर का पुराना साथी दिलावर था, जिसे एक मर्तबा पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। लेकिन माजे गुज्जर ने उसे छुड़ा लिया था और कत्ल का इल्जाम किसी और पर रख दिया था। उसके बाद दिलावर गायब हो गया था। इससे पहले एक मौके पर एक झड़प के दौरान दिलावर उसके हाथों बुरी तरह पिटा था और उसके गाल पर जख्म का निशान शारिक के हाथों का लगा था। देखो भाई, शारिक ने नहाए सुकून का मुजाहरा करते हुए कहा, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। मैं ना तो शारिक हूं और ना ही तुम्हें जानता हूँ। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मेरे गाल पर ये जख्म का निशान देख रहे हो? दिलावर ने बाएं हाथ की उंगली से अपने चेहरे की तरफ इशारा किया। मैं इस जख्म को कभी नहीं भूल सकता जो तुमने लगाया था। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे मिल गए हो। बाजे गुज्जर को तो तुमने खत्म ही कर दिया। हाजी जैसे शख्स को तुमने निचा कर रख दिया है। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम उसके हाथ आ जाओ। तुम्हारे लिए तो वो मुझे 50 लाख तो क्या, इससे भी ज्यादा देने को तैयार होगा। लेकिन मैं तुम्हें सीधा हाजी के पास नहीं ले जाऊंगा, तुम्हें अपनी कैद में रखूंगा और हाजी से सौदेबाजी करूंगा। और उसके बाद दिलावर शारिक के पीछे देखते हुए बोला, मैं पिस्तौल जेब में रख रहा हूँ। भागने या कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो पछताओगे। इस तरफ 2 पुलिस वाले आ रहे हैं। वैसे मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये पुलिस वाले तुम्हें नहीं पहचान सकेंगे, क्योंकि अखबार में जो तुम्हारी तस्वीर छपती रही है वो बहुत पुरानी है और तुम्हारे मौजूदा हुलिये से बहुत मुख्तलिफ है। वैसे ये जो कांस्टेबल होते हैं ना, निरे संतरी बादशाह ही होते हैं। दिलावर ने बड़ी खूबसूरती से हाथ शारिक के पहलू से हटाकर पिस्तौल पतलून की जेब में डाल लिया और शारिक से 2 कदम पीछे हट गया। शारिक ने गर्दन घुमाकर देखा। सड़क के किनारे 2 पुलिस कांस्टेबल इसी तरफ आ रहे थे। दोनों ने कंधों पर राइफलें लटका रखी थी और दोनों सिगरेट के कश लगाते बातें करते हुए आ रहे थे। करीब से गुजरते हुए दोनों ने सरसरी अंदाज में उनकी तरफ देखा। इसी दौरान दिलावर ने बड़े बेतकल्लफाना अंदाज में शारिक के कंधे पर हाथ रख दिया और हंस हंस कर उससे बातें करने लगा। उसी वक्त आगे पीछे 2 बसें भी आकर रुकी थी। स्टॉप पर खड़ा हुआ बूढ़ा और दोनों औरतें एक बस में बैठ गईं। दोनों बसों से 2-2 आदमी उतरे। वो लोग उनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर अपने अपने रास्ते पर हो लिए। दोनों पुलिस वाले भी आगे निकल चुके थे। मेरा हाथ जेब में पिस्तौल के ट्रैगर पर है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं बेदरी गोली चला दूंगा, दिलावर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम आखिर चाहते क्या हो? शारिक ने उसे घूरा। तुम्हारे पैसे खरे करना चाहता हूँ, और क्या चाहूंगा तुमसे, दिलावर बोला। खामोशी से मेरे साथ चलते रहो। कहाँ ले जाना चाहते हो? शारिक बोला। लक्ष्मी चौक, दिलावर ने कहा। माजे गुज्जर का निस्बत रोड वाला अड्डा अब मेरे कब्जे में है। वहाँ कोई धंधा नहीं होता, किसी को अब उस जगह पर शुबा भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा। वो जगह सबसे ज्यादा महफूज रहेगी। दिलावर, शारिक ने पहली मर्तबा उसका नाम लिया। क्या तुम समझती हो कि मुझे अपने कब्जे में कर सकोगे? चंद रोज पहले मजीदे ने भी मेरा रास्ता काटने की कोशिश की थी, लेकिन अपने 2 बंदे मरवाने के बाद दुबक कर बैठ गया है। मैं मजीदा नहीं हूँ, दिलावर ने जवाब दिया। मेरे साथ चलते रहो, कुछ आगे जाकर हम टैक्सी पकड़ लेंगे। शारिक खामोशी से उसके साथ चलता रहा। दिलावर का दायां हाथ पतलून की जेब में पिस्तौल के दस्ते पर था। अगले मोड़ पर 2 टैक्सियां खड़ी हुई थी।
दिलावर ने एक टैक्सी का पिछला दरवाजा खोला। शारिक के बैठने के बाद वो भी उसके साथ बैठ गया और पिस्तौल जेब से निकालकर शारिक के पहलू से लगा दिया। उसने चेकदार रुमाल पर हाथ डाल दिया था ताकि टैक्सी ड्राइवर को कोई शुबा ना हो सके। कित्थे जाना है उस्ताद जी? ड्राइवर ने अपनी सीट पर संभलते हुए कहा। लक्ष्मी, दिलावर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। टैक्सी हरकत में आ गई। दिलावर शारिक से इस तरह बातें करने लगा जैसे दोनों गहरे दोस्त हों। शारिक उसका जवाब हूँ हाँ में दे रहा था। वो बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था। उसका जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। दिलावर की शक्ल में एक नई मुसीबत उसके गले पड़ गई थी और उसने तय कर लिया था कि लक्ष्मी चौक तक पहुंचने से पहले इस मुसीबत से निजात हासिल करना है। शारिक को बिलाखिर इसका मौका मिल ही गया। एक सड़क का मोड़ घूमते ही उसकी नजरें आगे जाने वाले एक तांगे की तरफ उठ गईं। तांगे की पिछली सीट पर दो खूबसूरत औरतें बैठी हुई थी। दिलावर की नजरें भी उस तरफ उठ गईं। उसकी तवज्जो एक लम्हे को शारिक से हटी थी और शारिक ने इसी मौके से पूरा फायदा उठाया। टैक्सी तांगे से आगे निकल चुकी थी। दिलावर गर्दन घुमाकर तांगे की तरफ देख रहा था। शारिक ने बड़ी फुर्ती से अपनी जगह से हरकत करते हुए दिलावर के पिस्तौल वाले हाथ पर हाथ डाल दिया। दिलावर चौंक गया। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। शारिक ने उसकी कलाई को जोरदार झटका दिया। पिस्तौल दिलावर के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। ड्राइवर पहले तो ये समझा कि वो आपस में मजाक कर रहे हैं। उसने टैक्सी की रफ्तार बढ़ा दी थी, लेकिन जल्दी उसे सूरत-ए-हाल का अंदाजा हो गया और ठीक उसी वक्त शारिक ने दिलावर को उठाकर आगे फेंक दिया। दिलावर का सर आगे वाली पैसेंजर सीट पर और दोनों टांगे ड्राइवर के सर के ऊपर से होती हुई स्टीयरिंग और उसके जिस्म के दरमियान आ गई थी। ड्राइवर के दोनों हाथ स्टीयरिंग से हट गए थे। टैक्सी लहराने लगी। उस वक्त टैक्सी की रफ्तार खासी तेज थी। शारिक ने सामने देखा। सामने से एक बस तेज रफ्तारी से इसी तरफ आ रही थी। शारिक ने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर दरवाजा खोलकर छलांग लगा दी। शारिक सड़क पर दूर तक लुढ़कता चला गया। सितम ये हुआ कि पीछे से आने वाला एक स्कूटर उसकी टांगों पर चढ़ गया। स्कूटर उलट गया और उसका सवार दूर जा गिरा। तेज रफ्तार टैक्सी से सड़क पर गिरने से शारिक को अच्छी खासी चोटें आई थी। उसके सर पर भी चोट लगी थी जिससे खून बह रहा था और रही सही कसर स्कूटर की टक्कर ने पूरी कर दी थी। उसकी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी नाचने लगी। इसने सर को झटकते हुए दूसरी तरफ देखा। तेज रफ्तार टैक्सी लहराती हुई सामने से आने वाली बस की तरफ बढ़ रही थी और फिर दूसरे इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ। शारिक ने अपने आवाज पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने तारीकी की चादर फैलती चली गई और फिर उसका जहन पूरी तरह तारीकी में डूब गया। वो बेहोश हो चुका था। शारिक को होश आया तो वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। दाएं रुखसार पर भी बैंडेज थी और बाईं टांग की पिंडली पर भी क्रैप बैंडेज थी। होश में आने के बाद वो कुछ देर तक पलकें झपकता रहा। उसे अपनी आंखों के सामने धुंध सी नजर आ रही थी। उसने अपनी जगह से हरकत करना चाहिए तो मुंह से बेइख्तियार करा निकल गई। सर, टांग और सीने में दर्द की बड़ी शदीद लहरें उठ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और तकलीफ जब्त करने के लिए जबड़े सख्ती से बेंच लिए। तकरीबन 2 मिनट बाद उसने दोबारा आंखें खोली तो नजरों के सामने छाई हुई धुंध आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। उसने गर्दन को आहिस्तगी से हरकत देकर इधर उधर देखा और तब उसे एहसास हुआ कि वो हॉस्पिटल में है। उसके दाएं बाएं बेड पर मरीज लेटे हुए थे। उसने अपने आप का जायजा लिया और तब उसे पता चला कि वो जख्मी है। रफ्ता रफ्ता उसका जहन साफ होता चला गया। उसकी आवाज बहाल हो गए और उसे सब कुछ याद आ गया कि वो जख्मी किस तरह हुआ था। दिलावर उसे असले के जोर पर अपना कैदी बनाने के लिए ले जा रहा था और उसने अपने आप को बचाने के लिए दिलावर से दींगा मुश्ती करते हुए टैक्सी से छलांग लगाई थी और एक मोटरसाइकिल उसे टकरा कर गिरी थी और टैक्सी भी सामने से आने वाली बस से टकरा गई थी। सूरत-ए-हाल का अंदाजा होते ही वो कांप उठा। वो हॉस्पिटल में जख्मी हालत में पड़ा था। उसने टांग को हरकत देने की कोशिश की मगर तकलीफ की शिद्दत से करा उठा। वो पता नहीं कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहा था। एक ख्याल फौरन उसके ज़हन में आया था, इसी दौरान अगर उसे पहचान लिया गया तो उसके बच निकलने के इम्कानात ना होने के बराबर होंगे। आसपास पुलिस भी मौजूद होगी। उसने एक बार फिर गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। कोई पुलिस वाला नजर नहीं आया था। दिलावर या टैक्सी ड्राइवर में से कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हो सकता है वो भी उसी की तरह शदीद जख्मी हो और इसी वार्ड में किसी बेड पर पड़े हों। अगर दिलावर ने बताया होगा कि वो शारिक है तो शारिक इससे आगे नहीं सोच सका। उसने एक बार फिर इधर उधर देखा। दाईं तरफ वाले मरीज की आंखें बंद थी, वो गालबन सो रहा था। बाईं तरफ वाले बेड के मरीज के एक पैर पर प्लस्तर चढ़ा हुआ था। ये सर्जिकल वार्ड था और हर मरीज के जिस्म के किसी न किसी हिस्से पर पट्टी या प्लस्तर दिखाई दे रहा था। शारिक के ख्याल में इसके लिए यहाँ पड़े रहना खतरनाक साबित हो सकता था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को ऊपर उठाया और वो बेड से उतरने के लिए पर तोल रहा था कि बाईं तरफ वाला मरीज उसकी तरफ देखते हुए बोला, आराम से बिस्तर पर पड़े रहो, तुम्हारी पिंडली की हड्डी क्रैक हो गई है, ज्यादा हरकत करोगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी। तुम डॉक्टर हो? शारिक ने उसे घूरा। नहीं, मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन डॉक्टर की बात सुनी थी जब तुम्हें यहाँ लाया गया था। उस शख्स ने जवाब दिया, वैसे सुना है कि एक्सीडेंट बड़ा खौफनाक था। तुम खुशकिस्मत हो कि जिंदा बच गए। तुम्हारे दूसरे दोनों साथी तो मौके पर ही खत्म हो गए थे। मेरे साथी? शारिक ने हैरत का मुजाहरा किया। हाँ, तुम जिस टैक्सी में थे
वो एक तेज रफ्तार बस से टकराकर कुचल गई थी। उसमें मौजूद ड्राइवर और एक और आदमी की लाशें बड़ी मुश्किल से टैक्सी के अंदर से निकाली गई थी। तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि दरवाजा खुल जाने से तुम टैक्सी से बाहर गिर गए थे, इसलिए बच गए। टैक्सी? शारिक ने अपनी हैरत बरकरार रखी। मैं तो किसी टैक्सी में नहीं था, मैं तो। वो नर्स को अपनी तरफ आते देखकर खामोश हो गया। वैसे इस इतला पर उसने बड़े सुख का सांस लिया था कि उस हादसे में दिलावर हलाक हो गया था। अलबत्ता उसे टैक्सी ड्राइवर की मौत का अफसोस हुआ था। अरे! नर्स उसके बेड के करीब आकर डांटने वाले लहजे में बोली, तुम बैठे क्यों हो? लेट जाओ आराम से। मैं आराम ही से तो नहीं लेट सकता नर्स, शारिक बोला। ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या? इस मर्तबा नर्स के लहजे में हमदर्दी थी। हम जैसे लोग तो जिंदगी भर तकलीफ में ही रहते हैं, शारिक ने जवाब दिया। हम गरीबों की जिंदगी में आराम कहाँ? उसके ज़हन ने अपने बारे में फौरन ही एक कहानी गढ़ ली थी। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, नर्स बोल पड़ी, आराम से लेटे रहो, पुलिस वाले आ रहे हैं। पुलिस? शारिक अकला गया। मैंने क्या किया है नर्स? पुलिस तुम्हारा बयान लेना चाहती है, नर्स ने कहा। उस हादसे में 2 आदमी हलाक हुए हैं, तुम खुशकिस्मत हो के बच गए। शारिक कुछ कहना ही चाहता था कि एक नौजवान डॉक्टर के साथ 2 पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। उनमें एक कांस्टेबल था और दूसरा हेड कांस्टेबल। वो उसके बेड के करीब आकर खड़े हो गए। हेड कांस्टेबल के हाथ में एक गत्ता था जिस पर क्लिप में कुछ कागज लगे हुए थे। पहले डॉक्टर शारिक से उसके बारे में पूछता रहा, फिर हेड कांस्टेबल की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, आप बयान ले सकते हैं। हाँ तो सजनों, हेड कांस्टेबल पेंसिल संभालते हुए बोला, पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और ये हादसा कैसे हुआ था? मेरा नाम अब्दुल गफूर है जी, शारिक ने जवाब दिया। मैं लाला मूसा के एक गाँव का रहने वाला हूँ। मजदूरी करने के लिए लाहौर आया हुआ हूँ। यहाँ मैं अपने एक दूर के रिश्तेदार के साथ रहता हूँ। वो तांगा चलाता है जी, बागबानपुरे में उसका तवीला है। यह हादसा कैसे हुआ था? तुम टैक्सी से कैसे गिरे थे? हेड कांस्टेबल ने पूछा। कौन सी टैक्सी जी? मैं तो किसी टैक्सी में नहीं था, शारिक बोला। उसके एक रुखसार पर क्रास की सूरत में बैंडेज लगी हुई थी और वो बाकी चेहरा छुपाने के लिए हाथ बार बार चेहरे पर रख रहा था। क्या तुम उस टैक्सी में नहीं थे जिसका एक्सीडेंट हुआ था? कांस्टेबल ने उसे घूरा। नहीं जी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ के टैक्सी में बैठ सके, शारिक ने जवाब दिया। मैं तो पैदल सड़क पार कर रहा था। टैक्सी को तेजी से आते देखकर मैं भागकर सामने से गुजर गया। टैक्सी के नीचे आने से तो बच गया, लेकिन एक मोटरसाइकिल ने मुझे टक्कर दे मारी। मेरी टांग का क्या होगा डॉक्टर जी? उसने आखिरी जुमला डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि बच गए, डॉक्टर ने कहा। पिंडली की हड्डी मामूली सी क्रैक हुई है, चंद रोज में ठीक हो जाएगी। मैं लंगड़ा तो नहीं हो जाऊंगा जी? शारिक ने सादगी से पूछा। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, डॉक्टर ने जवाब दिया। हेड कांस्टेबल ने एक बार फिर शारिक को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। वो इससे मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछता रहा, फिर बयान पर उसके दस्तखत करवाए और वहां से रुखसत हो गया। नर्स और डॉक्टर भी उनके साथ ही वार्ड से बाहर चले गए। शारिक ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, पुलिस वालों ने उसे नहीं पहचाना था। पूरा दिन गुजर गया। शारिक बेड पर पड़ा सोचता रहा कि समीना वगैरह को इस हादसे की इतला कैसे दे। यहाँ से फरार का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। उसने 2 मरतबा बेड से उतरने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों मरतबा नर्स ने उसे डांट कर लिटा दिया था। शाम 7 बजे स्टाफ की ड्यूटी तब्दील होगी। दिन वाली नर्स की जगह जो नर्स आई थी उसकी उम्र 27-28 साल के लगभग रही होगी। वो दराज कामत और खासी हसीन थी। पहले वाली नर्स ने उसे चार्ज देते हुए हर मरीज के पास जाकर उसके बारे में बता दिया था। ये मरीज आज ही आया है, उसने शारिक के बेड के करीब रुककर कहा। सर, बाजू और जिस्म के पास दूसरे हिस्सों पर चोटों के अलावा पिंडली की हड्डी भी फ्रैक्चर है। इसका चार्ट तुम देख लेना। नई नर्स ने शारिक की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर उलझन के तासरात उभर आए थे और शारिक ने भी ये बात खास तौर से नोट कर ली थी। दोनों नर्सें आगे निकल गई थी। कुछ देर बाद सुबह वाली नर्स छुट्टी करके चली गई तो रात वाली नर्स वार्ड के बस में अपनी मेज पर बैठकर कुछ लिखने लगी। उस मेज से शारिक का बेड चौथे नंबर पर था। वो नर्स बार बार उसकी तरफ देख रही थी। 8 बजे के करीब वार्ड का दरवाजा खुला और 2 पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। उनमें एक हेड कांस्टेबल था और दूसरा कांस्टेबल। ये दोनों वही थे जो दिन में भी आए थे और शारिक का बयान लेकर गए थे। उन्हें देखकर नर्स अपनी कुर्सी से उठकर तेज तेज कदम उठाती उनके करीब पहुंच गई और उन्हें रास्ते ही में रोक लिया। आपको किसी से मिलना है तो कल आइए, इस वक्त किसी को वार्ड में आने की इजाजत नहीं है, नर्स ने हेड कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा। हम जाती तौर पर किसी से मिलने के लिए नहीं आए सिस्टर, हेड कांस्टेबल ने जवाब दिया। ये सरकारी काम है और तुम हमें किसी सरकारी काम से नहीं रोक सकती। नर्स खामोश हो गई। वो दोनों पुलिस वाले शारिक के बेड की तरफ चलने लगे। शारिक ने इस तरह आंखें बंद कर ली जैसे सो रहा हो। दोनों कांस्टेबल बेड के करीब रुक गए। नर्स भी उनके साथ थी। हेड कांस्टेबल ने शारिक के कंधे पर हाथ रखकर उसे होले से हिलाया। ओए अब्दुल गफूर, उठो, तुमसे बात करनी है। शारिक ने आंखें खोल दी। वो चंद लम्हे उनकी तरफ देखता रहा, फिर खुमार आलूद आवाज में बोला, क्या बात है हवालदार जी? ओए, तुम तो कहते थे तुम टैक्सी में नहीं थे, हवालदार ने उसे घूरा। आहो जी, मैं तो भागकर सड़क पार कर रहा था, शारिक ने जवाब दिया। सच बोल ओए, हवालदार के लहजे में करख्तगी थी। एक दुकान वाले ने बताया है कि तुमने चलती टैक्सी से छलांग लगाई थी। नहीं जी, शारिक बोला। वैसे हवालदार की बात सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी।
टैक्सी में ड्राइवर के साथ जो शख्स मरा है, जानते हो वो कौन है? हेड कांस्टेबल ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। मुझे क्या पता जी, मैं तो किसी को नहीं जानता, शारिक बोला। वो दिलावर था, हेड कांस्टेबल ने कहा। इश्तिहारी मुल्जम, कई वारदातों में पुलिस को मतलूब था। मुझे तो तुम भी कोई इश्तिहारी मुल्जिम ही लगते हो, तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। मेरा उस आदमी से क्या ताल्लुक हो सकता है जी, शारिक ने जवाब दिया। मैं तो मजदूर आदमी हूँ, आप मेरे बारे में मालूम कर लें जी, मैं अपने रिश्तेदारों का पता बता देता हूँ। हेड कांस्टेबल चलने में उसे घूरता रहा, फिर मजीद सवालात करने लगा। शारिक को समझने में देर न लगी कि हेड कांस्टेबल या तो उसे पहचान गया था या उन बातों के हवाले से उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। आखिर में हेड कांस्टेबल ने उसका पता दरियाफ्त किया तो उसने बड़े इत्मीनान से बागबानपुरे में अच्छे पहलवान के टांगों के तवीले का पता बता दिया। नर्स भी उन दोनों पुलिस वालों के साथ वार्ड से बाहर चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 15 मिनट बाद हुई। वो आकर दोबारा अपनी मेज पर बैठ गई। कभी कोई मरीज कराने लगता तो नर्स उठकर उसके पास चली जाती। 10 बजे वार्ड में सन्नाटा छा गया। वार्ड के आखिरी सिरे पर मध्यम रोशनी का एक बल्ब जल रहा था, जबकि बाकी तमाम रोशनियां बुझी हुई थी। बेशतर मरीज सो चुके थे, जो अभी तक जाग रहे थे वो भी खामोश लेटे हुए थे। नर्स उठकर वार्ड से बाहर चली गई। इस मर्तबा उसकी वापसी आधे घंटे बाद हुई। वो कुछ देर तक अपनी कुर्सी पर बैठी रही, फिर उठकर छोटे छोटे कदम उठाती हुई शारिक के बेड के करीब पहुंच गई। शारिक ने उसे अपनी तरफ आते देखकर आंखें बंद कर ली थी। मैं जानती हूँ तुम जाग रहे हो, वो शारिक की तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में बोली। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, वो तुम्हारी भलाई के लिए है, इसलिए बेहतर है कि आंखें खोलकर मेरी बात गौर से सुनो। क्या बात है? सिस्टर नहीं, नर्स रजिया, मेरा नाम रजिया है। नर्स ने उसकी बात काट दी। शाम को जब मैं ड्यूटी पर आई थी तो मुझे तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा था, और फिर 8 बजे उन पुलिस वालों की बातों से मेरे शुबे की तस्दीक हो गई। वो लोग तुम्हें पहचान गए हैं। जरा सा कंफ्यूजन है और वो इस सिलसिले में मजीद तस्दीक कर लेना चाहते हैं। मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो, शारिक ने उसे घूरा। बनने की कोशिश मत करो मिस्टर शारिक, नर्स रजिया ने कहा। मैंने उन दोनों पुलिस वालों की बातें सुनी हैं। फर्ज से ज्यादा हवस और लालच उन पर गालिब है। तुम्हारे लिए 50 लाख का इनाम मुकर्रर है और वो दोनों पुलिस वाले ये इनाम हासिल करना चाहते हैं। अगर उन्हें फर्ज का एहसास होता तो वो अपने अफसरान के सामने तुम्हारे बारे में शुबे का इजहार करते, और इस सूरत में तुम इस वक्त पुलिस की हिरासत में होते। मगर वो दोनों लालची हैं, इनाम हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हारे बारे में तस्दीक करके तुम्हें अपने तौर पर गिरफ्तार करके आला हुकाम के सामने पेश करें। शारिक के मुंह से गहरा सांस निकल गया। अपने बारे में गलत बयानी अब उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, नर्स रजिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करोगी। वो 50 लाख रुपए तुम हासिल करना चाहती हो, जिसके लिए मुझे पैसे की हवस नहीं। नर्स रजिया ने उसकी बात काट दी। मैं वाकई ही तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो कैसे? शारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम ज्यादा दूर तक चल नहीं सकोगे, रजिया ने कहा, लेकिन वार्ड के उस दरवाजे तक तुम्हें जैसे तैसे चलकर जाना होगा। उसने वार्ड के दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने उस दरवाजे की दूसरी तरफ व्हील चेयर रखी है। अब से 10 मिनट बाद तुम दरवाजे से निकलकर व्हील चेयर पर बैठ जाना। मैं तुम्हें महफूज जगह पर पहुंचा दूंगी। 10 मिनट बाद? शारिक बोला। हाँ, 10 मिनट बाद, रजिया ने जवाब दिया। वो पुलिस वाले आज ही रात तुम्हारे खिलाफ कुछ न कुछ करना चाहते हैं। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, इसलिए जितनी भी जल्द मुमकिन हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। नर्स चली गई। वो सिर्फ 2 मिनट अपनी कुर्सी पर बैठी थी, फिर उठकर वार्ड से बाहर चली गई। उसके जाने के सिर्फ 1 मिनट बाद शारिक अपनी जगह से उठा और दोनों पैर नीचे लटका लिए। उसके सर की चोट में भी तकलीफ थी और जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी, लेकिन उसने जख्मी टांग वाला पैर जैसे ही फर्श पर रखा उसके मुंह से करासी निकल गई। उसने जबड़े भींच लिए। चंद सेकंड बाद वो उठकर खड़ा हो गया। उसने अपना तमाम बोझ दूसरी टांग पर डाल रखा था। शारिक ने इधर उधर देखा। तमाम मरीज सो रहे थे। कोई एक आध जाग भी रहा होगा तो वो अपने बेड पर खामोश पड़ा था। शारिक बेड का सहारा लेता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। उसे वार्ड के दूसरे दरवाजे तक पहुंचने में 7-8 मिनट लगे थे। उसने बड़ी आहिस्तगी से दरवाजे का कुंडा हटाया और फिर दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ निकल गया। उस तरफ दरवाजे के सामने एक मुख्तसर सा बरामदा था और उसके सामने वसी व अरीज लान था। बरामदे में एक व्हील चेयर पड़ी हुई थी। शारिक व्हील चेयर पर बैठ ही रहा था कि रजिया भी वहां पहुंच गई। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है, रजिया ने कहा और उसे व्हील चेयर पर बैठने में मदद देने लगी। व्हील चेयर पर बैठते ही शारिक को टांग में खासी तकलीफ हुई, मगर वो दांत बींचे जब्त करता रहा। रजिया व्हील चेयर को धकेलने लगी। वो मुताद नजरों से चारों तरफ देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर उसे किसी ने देख लिया तो शारिक के साथ उसे भी आहनी सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। वो लान में से होती हुई हॉस्पिटल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां हॉस्पिटल के अमले के रिहायशी क्वार्टर थे। उस तरफ सन्नाटा था। उसने कोने वाले क्वार्टर के सामने व्हील चेयर रोक ली और जेब से चाबी निकालकर दरवाजे का ताला खोलने लगी। वो बड़ी एहतियात से काम ले रही थी ताकि मामूली सी आवाज भी पैदा ना हो। व्हील चेयर को अंदर लाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। शारिक मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देख रहा था। मुख्तसर सा सेन था। 2 कमरे थे जिनके सामने बरामदा था।
रजिया व्हीलचेयर को धकेलती हुई बरामदे में ले आई और एक कमरे का ताला खोलने लगी। व्हीलचेयर को कमरे में लाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर बत्ती चला दी। कमरा खासा कुशादा था। एक तरफ आरामदेह मसहरी बिछी हुई थी, उसके करीब ही ड्रेसिंग टेबल थी जिस पर मेकअप का सामान सलीके से रखा हुआ था। दूसरी दीवार के साथ अलमारी थी, मसहरी पर कुछ कपड़े पड़े हुए थे। गालिबन ड्यूटी पर जाने से पहले रजिया ने जो कपड़े बदले थे वो मसहरी पर ही रख गई थी। उसने कपड़े उठाकर कुर्सी पर फेंक दिए और शाहरुख को सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दिया और बाहर से पानी का जग भर के ले आई। उसने जग और गिलास मसहरी के करीब ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। मैं अपने वार्ड में ज्यादा देर तक गैर हाजिर नहीं रह सकती, रजिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं बाहर से दरवाजा बंद करके जा रही हूँ, तुम इत्मीनान से सो जाओ, मैं सुबह 7:15 बजे के करीब आऊंगी। शारे के कुछ कहने से पहले ही वो व्हीलचेयर धकेलती हुई बाहर ले गई। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। शारिक ने ताला लगाए जाने की आवाज भी सुनी थी। शारिक के मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। अब वो नर्स रजिया के रहमो करम पर था। नर्स रजिया शारिक को मकान पर छोड़कर बाहर चली गई। उसने बाहर वाले दरवाजे को ताला लगाया और व्हीलचेयर धकेलती हुई तेजी से हॉस्पिटल के ब्लॉक्स की तरफ बढ़ने लगी। वसी और लान अबूर करने के बाद उसने व्हीलचेयर एक ब्लॉक के कम में छोड़ दी और रुमाल से उस जगह को अच्छी तरह साफ कर दिया जहां उसने हाथ रखे हुए थे। वो इस सिलसिले में किसी बेहतियाती का मुजाहरा नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी अगर पुलिस के आला हुकाम को हॉस्पिटल में शारिक की मौजूदगी की इतला मिल गई तो पुलिस की फौज हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ेगी और जब इंकिशाफ होगा कि शारिक गायब हो गया है तो वसी पैमाने पर इंक्वायरी होगी। हो सकता है बला के पीछे खड़ी उस व्हीलचेयर पर भी किसी की नजर पड़ जाए और उसे भी शामिल तफ्तीश किया जाए। ऐसी सूरत में उस पर से फिंगरप्रिंट्स भी उठाए जाएंगे। इसलिए रजिया ने एहतियातन अपनी उंगलियों के निशानात साफ कर दिए थे। रजिया एक तवील चक्कर काटकर ड्यूटी रूम में आ गई जहां 3 और नर्सें भी बैठी चाय पी रही थी। बड़ी बेशर्म हो तुम लोग, आज मेरा इंतजार भी नहीं किया, रजिया ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हमने इंतजार किया था, चाय तो वक्त पर निकाली थी, शकीला नामी नर्स ने जवाब दिया और एक खाली कपूर चाय का थर्मास उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। शकीला हॉस्टल में रहती थी और रोजाना चाय वहीं से बनवा कर लाती थी। रजिया ने कप में चाय उंडेली और हल्की हल्की चुस्कियां लेते हुए उनकी बातों में शामिल हो गई। उनकी गुफ्तगू का मौजू या तो जेरे इलाज मरीज थे या नौजवान डॉक्टर जो माशकों के सिलसिले में खासे बदनाम थे। शकीला मेडिकल वार्ड में थी जहां बहुत से सेहतमंद मरीज भी दाखिल होते थे। उनमें 1-2 तो ऐसे थे जो शकीला के बारे में खुशफहमी में मुब्तला हो चुके थे। उनमें एक अनारकली में एक जनरल स्टोर का मालिक था। उसकी उम्र 45 साल के लगभग रही होगी। वो तकरीबन 15 दिन से हॉस्पिटल में दाखिल था। उसके घर वाले और दीगर रिश्तेदार भी इसी सिलसिले के लिए आते रहते थे और शकीला उनकी बातों से जान चुकी थी कि वो 2 बीवियों का इकलौता शौहर था और उसकी बातों से शकीला को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो उसे भी अपनी तीसरी बीवी बनाना चाहता है। तुम्हारे उस मरीज का क्या हाल है शकीला? महमूद नामी नर्स ने शकीला की तरफ देखते हुए कहा। अरे वही अनारकली वाला, वो कल डिस्चार्ज हो रहा है, शकीला ने जवाब दिया। उसे हॉस्पिटल से जाने का बड़ा अफसोस है। वैसे उसने मुझे अपनी दुकान पर आने की दावत दी है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ शकीला, रजिया ने कहा। जरूर चलना, शकीला मुस्कुराई। तुम्हें देखकर वो मुझे नजरअंदाज कर देगा और मुझे खुशी होगी कि मेरे सर से बला टल गई। वो इसी तरह बातें करती रही। फिर रजिया कुर्सी से उठ गई। मैं जरा वार्ड का एक राउंड लगाऊं, एक नए मरीज ने परेशान कर रखा है। एक्सीडेंट में उसकी टांग की हड्डी क्रैक हो गई है और चोटें भी आई हैं, मगर वो आराम से बैठता ही नहीं, बार बार बेड से उठने की कोशिश करता है। वो ड्यूटी रूम से निकलकर अपने वार्ड में आ गई। उसने वार्ड के एक राउंड लगाया। सब मरीज सो रहे थे। वो तेज तेज कदम उठाती हुई वार्ड से बाहर आ गई और रायदारी से घूमकर ड्यूटी रूम की तरफ आ गई। अरे शकीला, महमूदा, जल्दी आओ। क्या हुआ? महमूदा एकदम कुर्सी से उठ गई। अरे वो मरीज अपने बेड पर नहीं है जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी, रजिया ने कहा। उसके लहजे में घबराहट भी शामिल थी। तो परेशान क्यों हो रही हो? महमूदा ने कहा। वो हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता होगा, चला गया। इसमें परेशान होने की क्या बात है? डॉक्टर को इतला कर दो, बस काफी है। वो तीनों ड्यूटी रूम के दरवाजे के सामने रायदारी में खड़ी थी। इसी दौरान दूसरी रायदारी से भारी कदमों की आवाज साफ सुनाई दी। साफ लग रहा था कि वो 5 आदमी हैं और फिर चंद सेकंड बाद ही वो लोग रायदारी का मोड़ घूमकर सामने आ गए। वो पुलिस वाले थे, उनके साथ 2 डॉक्टर भी थे। पुलिस पार्टी की क़यादत एक डीएसपी कर रहा था। इसके अलावा पार्टी में एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 5-6 कांस्टेबल थे। उन सब के हाथों में कलाशिनकोफ राइफलें थी। पुलिस वालों को देखकर शकीला और महमूदा परेशान सी हो गई। रजिया के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई।